हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी झारखंड से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन और से रिलेटेड फैक्ट। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं खनिज संसाधन। झारखंड का अधिकांश भाग आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन युग के धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अनेक प्रकार के धात्विक तथा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। वस्तुतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें झारखंड के लिए खनिजों का भंडार गृह है। झारखंड की तुलना में विश्व के कुछ प्राचीनतम भूखंडों जैसे ब्राज़ील का उच्च भूमि, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की भूमि इत्यादि से की जाती है। प्राचीनतम भूखंड होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार के खनिजों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार भारत के कुल खनिज संचित भंडार 30 से 35% झारखंड में पाया जाता है। भारत में खनिज संपदा के कुल उत्पादक 40% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड भारत के कुल कोयला उत्पादन का 19%, तांबा एवं ग्रेफाइट उत्पादन का 8%, बॉक्साइट उत्पादन का 9% और लौह अयस्क उत्पादक का 11% हिस्सा उत्पादित करता है। झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों का वर्गीकरण रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है झारखंड में खनिज धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, लौह धात्विक खनिज है और अलौह धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज की बात करें तो जिन खनिजों में धात्विक तत्व की प्रधानता होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, सोना, चांदी, जस्ता, टीन, निकेल आदि आते हैं। धात्विक खनिजों को लौह और अलौह दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जिन खनिजों में लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जबकि जिन खनिजों में लौह के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं लौह धात्विक खनिज। लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडेराइट और लेटेराइट लिंगराइट लौह अयस्क के रूप में है। देश के 23% हेमेटाइट लौह अयस्क झारखंड के पास है, जबकि झारखंड में पाए जाने वाले 99% लौह अयस्क हेमेटाइट प्रजाति के हैं। भारत सरकार के खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार देश के कुल लौह अयस्क का 11% उत्पादन झारखंड में होता है। लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है। राज्य में यह लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार पश्चिमी सिंहभूम जिले में दक्षिणी भाग में है, एक लंबी पट्टी के रूप में उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख खनों में नोवामुडी, गुआ, पनसीराबुरु, बादाम पहाड़, गुरमुरानी, किरीबुरु, होकलातबुरु, सीबुरु, चेरिया, विजयघाट, खुरु आदि आते हैं। नोवामुडी लौह अयस्क खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। झारखंड में मैग्नेटाइट प्रजाति के लौह अयस्क गुमला, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, पलामू और पूर्वी सिंहभूम जिलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज के बारे में बात करें तो मैग्नीज लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण के लिए किया जाता है। मैग्नी निक्षेप झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें से मिलती है। झारखंड में मैग्नीज मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। इसकी मुख्य खान चाईबासा, लिमटू, नोआमुखी, चामदा, कोलेंदी, बासाडेरा और बरजमुंडा में है। तांबा की बात करें तो देश में तांबा के उत्पादन में झारखंड तीसरा स्थान प्राप्त है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में घाटशिला, राखा, मूसाबिनी, बीसीडी, धोबानी, सरायकेला, खरसावा और बहरागोड़ा है। सिंहभूम में तांबा पेटी 130 किलोमीटर लंबी, 17 किलोमीटर चौड़ी है, जो चकधरपुर में मुसाबनी होती हुई सुंगरी तक जाती है। झारखंड में तांबा खनन का कार्य 1924 में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जा रहा है। बॉक्साइट की बात करें तो यह झारखंड के लोहरदगा, रांची, पलामू, जादूगोड़ा आदि जिलों में पाया जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त है। बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के भी निर्माण में किया जाता है। यह मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। झारखंड में गुमला में 18 और लोहरदगा में 9 बॉक्साइट खान हैं। खनन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में 9% झारखंड की भागीदारी है। क्रोमाइट के मुख्य अयस्कों में ड्यूनाइट्स, क्रोमियम, पैराडोइट
सर्पेंटाइन है। इसका उपयोग इस्पात बनाने एवं अन्य रासायनिक उद्योगों के लिए किया जाता है। झारखंड में इसका भंडार मुख्य रूप से सिंभू के जोजोहातू सरायकेला क्षेत्र में है। यह रोरूबुरु, किताबुरु, किसुबुरु और चिंताबुरु की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। यही टंगस्टन की बात किया जाए तो ये सिंभू के काली माटी और हजारीबाग के कुछ स्थानों पे पाया जाता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरण जैसे बिजली बल्ब और इस्पात निर्माण में किया जाता है। सोना झारखंड के सिंभू क्षेत्र के स्वर्ण रेखा घाटी क्षेत्र, रांची के दामोदर घाटी क्षेत्र और हजारीबाग में सोने सीमित मात्रा में प्राप्त की जाती है। झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा घाटशिला में प्रति वर्ष लगभग 300 से 350 किलोग्राम सोने का उत्पादन होता है। भारत सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, रांची, गुमला एवं गढ़वा के कुछ क्षेत्रों में सोने की निक्षेप का 0.008 मिलियन टन है। चांदी झारखंड में हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिला में पाया जाता है। मुख्य रूप से चांदी का उत्पादन धातु, गंधक, जस्ता व अन्य खनिजों के साथ होता है। वहीं अधात्विक खनिज की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्यतः अफरक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, फेस्फर, ग्रेनाइट, काइनाइट, सोपटोन, एप्टाइट, पाइटाइट और बेराइट आदि खनिज आते हैं। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औषधि, शीश निर्माण, सजावटी सामान आदि में किया जाता है। यह हजारीबाग पठार का 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। इसके प्रमुख खनन क्षेत्र कोडरमा, यह विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक खान है। इसके अलावा यह गिरिडीह, डोमचांच, गावा, चटकारी, नावाडीह, चकाल में भी मिलता है। एक समय झारखंड भारत का 58% अभ्रक का उत्पादन करता था तथा अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान था, परंतु 2017 के जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ से मात्र 0.26% अभ्रक का ही उत्पादन होता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक मिलता है जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसकी मांग विश्व भर में बाजार में थी, परंतु वर्तमान में कोई अभ्रक की खानें बंद हो चुकी है तथा IBM रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में इसका भंडार 410 लाख टन से घटकर 1665 टन रह गया है। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लौह, इस्पात निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तन और सामग्री निर्माण आदि में किया जाता है। यह झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र और रांची के पठारी क्षेत्र, गढ़वा, पलामू क्षेत्र के शिष्ट चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बिंद श्रेणी समूह में चट्टानों को मिलता है। ग्रेफाइट, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरी उद्योग में होता है। यह आर्कियन युग के निश चट्टानों में मिलता है। रासायनिक रूप से यह कार्बन का अपरूप है जिसमें सिलिका एवं सिलिकेट की अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में होता है। इसके अलावा लातेहार, गढ़वा, रांची में पाई जाता है। बासेनर, मारोमार, कोजरूम पलामू की प्रमुख खानें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में 175 लाख टन ग्रेफाइट की सुरक्षित भंडार है जो देश के लगभग 8.9% है। काइनाइट्स, यह अग्निरोधक का कार्य करता है। अच्छे लोहे बनाने, दूसरे धातुओं को बनाने में काइनाइट का प्रयोग होता है। झारखंड के सिंहभूम में लिमसाबुरु, दाड़ीडीह, कन्याल और मोहनपुरा में इसका विशाल भंडार है। इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। चीनी मिट्टी, फेस्फार नमक खनिज विघटन में इसका निर्माण होता है। यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नीस, शिफ्ट, ग्रेनाइट, पेप्टाइट जैसी चट्टानें मिलती है। यह मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम, रांची, धनबाद, संथाल परगना में पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू बर्तन, कप, प्याला आदि बिजली के उपकरण में अवरोधक के रूप में किया जाता है। अग्नि मिट्टी, फ्लैक्ले के बारे में बात करें तो इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह ताप सहन में सक्षम है। उच्च तापी सहन होने के कारण इसे ईंटों की भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। इसका भंडारण दामोदर घाटी क्षेत्र, पलामू, राजमहल की पहाड़ी, रांची और धनबाद में है। एस्बेस्टस, इसका उपयोग रासायनिक उद्योग या गृह निर्माण सामग्री, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है। झारखंड के दरबार क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाली खनिज की विशेषता है उच्च अग्निरोधक होती है। इसमें मैग्नीशियम, सिलिका, जल का मिश्रण होता है। इस खनिज में भंडारण क्षेत्र में सिंहभूम के सरायकेला और रांची जिला अग्रणी है। डोलोमाइट, इसका उपयोग कागज, शीशा, लोहा, इस्पात, सीमेंट और गृह सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। यह मुख्य रूप से पलामू, डाल्टनगंज क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही सिंहभूम क्षेत्र में भी प्राप्त होता है।
ग्रेनाइट। ये रांची की तुपुरदाना और हुंडारू, गुमला के कोडोबीरा, पलामू के चैनपुर, कोडरमा के डोमा चांच और गोड्डा के कमराजोर स्थानों में की पाया जाता है। झारखंड में अधिकतर काले ग्रेनाइट पाया जाता है। इसका उपयोग गृह निर्माण एवं सजावट जैसे कार्यों में किया जाता है, जिसकी मांग विदेशों में भी है। नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज को आधुनिक युग का आधारभूत खनिज माना जाता है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोल और आणविक खनिजों में रखा जाता है। झारखंड ऊर्जा संसाधन के मामले में एक समृद्ध राज्य है। कोयला झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। झारखंड भारत में कुल कोयले का 1/3 भंडार रखता है। कोयले के भंडारण के मामले में देश का झारखंड प्रथम स्थान पे है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2018 के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल संचित भंडार लगभग 83,152 मिलियन टन है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का संपूर्ण कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानें से प्राप्त होता है, जो उत्तम श्रेणी का कोकिंग कोयला है। झारखंड में कोयला उत्पादन 5 प्रमुख क्षेत्रों में जो नदी बेसिन में स्थित है: दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कनपुरा है। बराकर बेसिन क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी, चोप आदि है। अजय बेसिन क्षेत्र हजारीबाग का जयंती, सहजोरी, कुंडित करैया क्षेत्र है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र ब्राह्मणी, पंचवारा, छपरवीटा, जिलवाड़ी, होना इत्यादि है। उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा, अमानत नदी घाटी क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। इसमें झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो और कनपुरा आदि क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के कोयला भंडारण और उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया क्षेत्र में 39 किलोमीटर लंबी और 19 किलोमीटर चौड़ी कोयला पट्टी राज्य के आधे से अधिक कोयला के उत्पादन करती है। इसकी अधिकतम गहराई धरातल से लगभग 900 मीटर है। कनपुरा में कोयले की पट्टी का विस्तार 1424 वर्ग किलोमीटर तक है। यह उत्तरी और दक्षिणी 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। रामगढ़ क्षेत्र में 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से 20 परतों की कोयला मिलता है। इस प्रकार दामोदर घाटी क्षेत्र के लगभग 3866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयले का विपुल भंडारण पाया जाता है। बराकर बेसिन क्षेत्र प्रमुख रूप से हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी, चोप आदि आते हैं। इसमें गिरिडीह के क्षेत्र लगभग 40 करोड़ टन कोयले का भंडारण अनुपातित है। हजारीबाग में भी लगभग 50 करोड़ टन भंडार अनुमानित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजय बेसिन क्षेत्र। अजय नदी संथाल परगना की राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। इस क्षेत्र में एक विस्तृत बेसिन बनाती है एवं इसकी बेसिन में कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला प्राप्ति के महत्वपूर्ण क्षेत्र जयंती, सहजोरी, करैया आदि इस क्षेत्र में देवघर कोयला क्षेत्र में नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत रूप से कोयला भंडार है, जो लगभग 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। इस क्षेत्र में पंचवारा, जिलवाड़ी, हेना, छपर, वीटा आदि कोयला प्राप्ति के स्थल है। उत्तरी कोयल बेसिन के भी 612 वर्ग किलोमीटर में कोयला भंडार संचित है। पलामू जिले के दक्षिणी भाग में प्रमुख कोयला क्षेत्र औरंगा, हुटार, रजहरा, डाल्टनगंज है। नेक्स्ट है यूरेनियम का आणविक खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यूरेनियम मुख्यतः फ्रिकैम्बियन और आर्कियन काल की चट्टानें में पाया जाता है। झारखंड में यूरेनियम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला पेग्नेटाइट पिच ब्लेड और दूसरा यूरेनियम कंपाउंड। झारखंड में जादूगोरा, पूर्वी सिंहभूम यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन क्षेत्र वाला स्थान है। इसके अतिरिक्त डुंगरी, दालभूमगढ़, केरुआ और जोरमाडी आदि क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम की बात करें, थोरियम भी एक महत्वपूर्ण आणविक खनिज है। थोरियम ट्यूरोनाइट अयस्क से 90% तक प्राप्त होता है। मोनाजाइट और थियोरोनाइट थोरियम के अयस्क है। यह महत्वपूर्ण खनिज झारखंड में पारसाबाद, दाबुआडीह, बड़ाधरवा और धनबाद जिले में कुछ स्थानों पर पाया जाता है। झारखंड में रांची, पठार और धनबाद के क्षेत्रों में लगभग 2 लाख टन थोरियम का भंडार है। इल्मेनाइट खनिज अभ्रक प्रधान पैगनाइट चट्टानों के रंध्रों और बड़े समूह में पाया जाता है। इसे टाइटेनियम धातु की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग हवाई जहाज, रॉकेट और आणविक शक्ति के उत्पादन में किया जाता है। यह आणविक खनिज रांची के कई भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले खनिज। धनबाद कोयला, अग्नि मिट्टी, छेपिया भरन, बालू, ईंट, बालू, पत्थर, ग्रेवल। बोकारो
कोयला, छेपिया भरन, बालू, चूना पत्थर, ईंट, बालू पत्थर। गिरिडीह कोयला, अभ्रक, सोपस्टोन, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, बालू, ईंट, छेपिया भरन, बालू पत्थर। हजारीबाग कोयला, चूना पत्थर, कीमती अर्धकीमती पत्थर। चतरा कोयला, अर्धकीमती पत्थर, ईंट, पत्थर। कोडरमा, अभ्रक, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज पत्थर, बालू, अर्धकीमती पत्थर। पलामू कोयला, चूना पत्थर, चाइना क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, सोपस्टोन, डोलोमाइट्स, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ईंट, पत्थर, बालू, मार्बल, तूफा, ग्रेनाइट, मोरम। लातेहार कोयला, फ्लाइके, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, चूना पत्थर, मार्बल, पेटी क्ले, मोरम। रांची कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, चाइना क्ले, ग्रेनाइट, ईंटा, बालू पत्थर। गुमला बॉक्साइट, लेटेराइट, ईंटा, बालू पत्थर। सिमडेगा, ईंटा, बालू पत्थर। लोहरदगा बॉक्साइट, लेटेराइट, ईंटा, बालू पत्थर, कोयलिन। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम, लौह अयस्क, मैंगनीज, एस्बेस्टस, क्रोमजाइट, ईंटा, चूना पत्थर, सोपस्टोन, ग्रेनाइट, पीली मिट्टी, सिलिका सैंड, ईंटा, बालू पत्थर, ग्रेवल, मोरम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरायकेला, क्वार्टजाइट, काइनाइट, सोपस्टोन, पायरोक्लाइट्स, ईंटा, बालू पत्थर। पूर्वी सिंहभूम, कॉपर अयस्क, काइनाइट, पाइप क्ले, सोपस्टोन, यूरेनियम, सोना, चांदी, क्वार्टजाइट, पायरोजेनाइट, ईंटा, बालू पत्थर, ग्रेवल, मोरम। देवघर कोयला, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ग्रेनाइट, ईंटा, बालू पत्थर। गोड्डा कोयला, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ग्रेनाइट, ईंटा, बालू पत्थर। दुमका कोयला, फायर क्ले, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, बालू पत्थर। जामतारा, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, ईंटा, बालू पत्थर, मोरम। पाकुड़ कोयला, बेटोनाइट, ईंटा, बालू पत्थर। साहेबगंज चाइना क्ले, सिलिका सैंड, बेनाइट, ईंटा, बालू पत्थर, गढ़वा कोयला। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं खनिज एवं ऊर्जा। पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क, हेमेटाइट है और एपेटाइट रॉक है। चाइल्स के कोयलील है। फिर पूर्वी सिंहभूम में तांबा है, कोबाल्ट, काइनाइट्स है। सरायकेला में कैनाइट्स, बोकारो में कोयला, धनबाद में कोयला, देवघर में फेल्डस्पार, गिरिडीह में फायर क्ले, चतरा में कोयला, पलामू में ग्रेफाइट, गढ़वा में डोलोमाइट, साहेबगंज में चाइना क्ले और बोटोनाइट है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में खोजे गए नवीनतम खान। यूरेनियम का स्थान तीटाडांगा तथा इचका गांव है। खोजकर्ता भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। दूसरा है यूरेनियम सिंहभू तथा खरसावा। ब्लू डॉट लौह अयस्क, हाथू-जोला, पश्चिमी सिंहभूम। प्रायोक्योजेनाइट, टूडा डुंगरी, पश्चिमी सिंहभूम। क्वार्टजाइट, टूडा डुंगरी, पश्चिमी सिंहभूम। सोपस्टोन, टूडा डुंगरी, पश्चिमी सिंहभूम। प्लेटिनम, मानभूम, जमशेदपुर। कीकिल व कुर्डे, सिमडेगा। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। नेक्स्ट देखते हैं खनिज आधारित प्रमुख उद्योग एवं स्थान। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, एल्युमिनियम, मूरी, रांची में है। हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड, एस्बेस्टस, जसीडीह, देवघर में है। एससीसी लिमिटेड, सीमेंट, चाईबासा, सिंहभूम। बोकारो सीमेंट प्लांट, सीमेंट, सिंदरी, धनबाद। टिस्को स्टूल, जमशेदपुर। बिहार इंडस्ट्रियल कॉप लिमिटेड, सिरेमिक, मधुपुर, देवघर। मैथन सिमरिक प्राइवेट लिमिटेड, सिरोमिक, धनबाद। उषा माटी लिमिटेड, स्टील के लिए, जमशेदपुर। बिहार कास्टिक और केमिकल लिमिटेड, रासायनिक उद्योग, पलामू। उड़ीसा मैग्नीज और मिनरल्स लिमिटेड, सरायकेला, खरसावा। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोकिन कोल लिमिटेड, ईसीएल, संथाल परगना। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीएल, धनबाद। कोकिन कोल लिमिटेड, सीसीएल, रांची। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, घाटशिला, सिंहभूम स्टील एंड पावर, रामगढ़। बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड, चारडील, सरायकेला, खरसावा। आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गहरिया, जमशेदपुर। ब्रह्मपुत्र मेटालिक लिमिटेड, रामगढ़। जूम बल्लभ स्टील लिमिटेड, दुगवा, सरायकेला, खरसावा। द टीन प्लेटको ऑफ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड में परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से जिसके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता मिलती है। यह व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाओं के साथ साथ मानव जीवन को आसान बनाने में
मदद करता है। परिवहन का महत्व देखें तो निर्माता और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना, लोगों को जीवन स्तर बेहतर बनाना, कम लागत में अधिक उत्पादन को सुविधाजनक बनाता है। आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता पहुंचाना, रोजगार सृजन में सहायता करना, मजदूरों की गतिशीलता में सहायता, राष्ट्रों को निकट लाने में सहायता। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में परिवहन के माध्यम। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। सड़क परिवहन की बात करें तो झारखंड में सड़क परिवहन को 4 भागों में विभाजित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, बड़ी जिला सड़कें और अन्य सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग के यहाँ एक से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला तो एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसके रख रखाव का खर्च केंद्र सरकार उठाता है। झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 33 है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3252.98 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर से 20.78 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत की 16.12 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है राजकीय राजमार्ग। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती है। इसकी देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की संख्या 24 है। इसकी कुल लंबाई 2653.06 किलोमीटर है। राज्य की सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग 24 है, जिसकी लंबाई 183 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बड़ी जिला सड़कें। जिला स्तर पर निर्मित जिला क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण होता है, उसे जिला सड़क कहते हैं। झारखंड में इसकी लंबाई 5880 किलोमीटर है, जो कुल सड़क लंबाई का 18.8% है। अन्य सड़कें ग्रामीण, नगरीय और निजी सड़कें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ऐसी सड़कों की लंबाई 20,000 किलोमीटर है। इसकी कुल सड़क की लंबाई 64.02% है। नेक्स्ट देखते हैं सड़क का वर्गीकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग 3252.98, कुल सड़क में प्रतिशत 8.35। राजकीय राजमार्ग 2653.06, 6.81, कुल सड़क में परिवहन। जिला बड़ी सड़क 5880, कुल सड़क में प्रतिशत 18.80। अन्य सड़क 20,000, इसका कुल सड़क में प्रतिशत 64.2%। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 यह झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है। यह झारखंड के 7 जिलों से गुजरती है। इसे झारखंड का लाइफलाइन कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 राष्ट्रीय राजमार्ग 33 सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में केवल 2 राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और राष्ट्रीय राजमार्ग 100 है, जिसका पूर्ण विस्तार केवल झारखंड में ही है। झारखंड में सर्वाधिक वाहनों के जिलों में पूर्वी सिंहभूम सर्वाधिक संख्या रांची और धनबाद है। झारखंड में सार्वजनिक परिवहन का साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यहाँ प्रति लाख आबादी में बसों की संख्या मात्र 38 है। झारखंड से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 114A है। डुमरी, गिरिडीह, मधुपुर, सारथ, देवघर, चौपा, मोरेक, जारमोड़ी, जमुआ, लकड़ा, पहरी, दुमका, सिकरी, पारा, पश्चिम बंगाल सीमा 298 किलोमीटर। दूसरा है NH राष्ट्रीय राजमार्ग 18 गोविंदपुर, NH2 धनबाद, चासकुमार, डेगा, पश्चिम बंगाल सीमा, चंडिल, जमशेदपुर 215.5 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 118 जमशेदपुर से जुड़ा हुआ आसन बानी के निकट NH18 है, जो 17 किलोमीटर है। NH राष्ट्रीय राजमार्ग 218 यह पश्चिमी बंगाल के पुरलिया के नज़दीक 18 से शुरू होता है और चंदाक्यारी, झरिया और धनबाद को जोड़ता है। इसकी लंबाई 44.4 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 बिहार सीमा, चौपारण, बहरी, बहरकथा, बगोदर, डुमरी, तोप चाची, गोविंदपुर, निरा, पश्चिम बंगाल सीमा। इसकी कुल लंबाई 199.8 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 419 चितरंजन, कुल्टी, जामतारा, गोविंदपुर 60, इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 बिहार सीमा, कोडरमा, बड़ी, NH2 हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, मुही, बद्रगांव, चक्राहापुर, चाईबासा, जयंतगढ़ ओडिशा सीमा में है। यह 39.16 है। NH220 चाईबासा, NH1 गोविंदपुर, हाटा उड़ीसा सीमा पर है। इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 320 रामगढ़ गोला चास है, 80.3% इसके किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 320D है चकघरपुर के नज़दीक NH20 से शुरू होकर यह गोयलकेरा, मोहनपुर व राजमार्ग सोहना जरायकेला को जोड़ता है।
उड़ीसा के NH-173 राउरकेला बाईपास के पास समाप्त होता है। इसकी कुल किलोमीटर 99.7 है। 320G हाट गर्मिया के नज़दीक NH-20 से शुरू होकर यह हाईवे जगन्नाथपुर, बरायपुर, सैडल, मनोहरपुर, आनंदपुर, बानो को जोड़ता है। यह इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग NH-22 झारखंड कोलोबिरा के नज़दीक NH-143 के पास समाप्त हो जाता है। चंदमा, बालमुड, चतरा, हेटरगंज बिहार सीमा को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 522 चतरा, सिमरिया, उदयपुर, हजारीबाग, मेरू, डारू, खड़िया, बागोदार 120 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 बिहार सीमा साहेबगंज, तालिहारी, राजमहल, भड़वा, पश्चिम बंगाल सीमा है। इसकी कुल लंबाई 92.9 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 133 बिहार सीमा गोड्डा NH-114A चौपा मोड़ है। इसकी कुल लंबाई 123 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 333 बिहार सीमा देवघर 20 किलोमीटर है। 133 से बढ़ावा पाकुर पश्चिम बंगाल सीमा है 25 किलोमीटर। 133B साहेबगंज NH-33 बिहार सीमा पर है 11। राष्ट्रीय राजमार्ग 333 है बारबीघा के नज़दीक NH-33 से शुरू होकर यह राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार के शेखपुरा, सिकंदरा, झाझा और झारखंड के गोड्डा, सुंदरपारी और लिट्टीपाड़ा को जोड़ता है तथा पाकुर के निकट NH-133A के पास समाप्त होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 39 यूपी सीमा नगर उतारी, गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, चंदवा, कुरुमंडार, रांची है। इसकी कुल लंबाई 216 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 बिहार सीमा हरिहरगंज, छतरपुर, राजहरा NH-75 है। इसकी कुल लंबाई 55.4 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 43 छत्तीसगढ़ सीमा रायडी, गुमला, रांची, बुडू, चांडिल, मनिक, कुलसराय, केला, चाईबासा NH-20 है। इसकी कुल लंबाई 274 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 143 गुमला, पालकोट, कोलबीरा, सिमडेगा, थेटे, टानगर उड़ीसा सीमा है। इसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 143 से गुमला, घाघरा, लोहरदगा, कुरू NH-39 है। इसकी कुल लंबाई 71 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 143B छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर के समीप NH-43 के प्रारंभ होकर यह राजमार्ग गोविंदपुर और डुमरी को जोड़ता है। झारखंड में तमार के नज़दीक NH-20 के पास समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 52.8 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 143AG का लोहरदगा के समीप 1431 से प्रारंभ होकर यह राजमार्ग झारखंड के भंडारा बेरोकाड़ा है। इसकी कुल लंबाई 134.5 है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 143D जामटोली समीप NH-143 से प्रारंभ होकर यह राजमार्ग झारखंड के बसिया, कामडारा, टोरपा को जोड़ते हुए खूंटी के नज़दीक NH-20 के पास समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 6.5 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 143H जोरम के नज़दीक NH-143 प्रारंभ होकर राजमार्ग उड़ीसा के अम्बापानी को जोड़ते हुए आगे यह सालंग, बहल, बिहाबंद को जोड़ता है। झारखंड के लिटेबेरा पर समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 6.5 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 343 छत्तीसगढ़ सीमा रांका, कलांट, गढ़वा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 उड़ीसा सीमा बहरगोरा, पश्चिम बंगाल सीमा है। कुल योग 3366.8 किलोमीटर है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण सड़कें के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 है देवघर से जसीडीह, कुल लंबाई 20 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 हंसडही, लाकरा, पहाड़ी, दुमका रोड, रामपुर हाट से 90 किलोमीटर। राजकीय मार्ग 21 देवघर, जामतारा, रूपनारायणपुर 156 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 देवघर, दामोदर, कोटरिया, बेघर 30 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 देवघर, सरायहाट, पथरगामा, गोडा, महागामा, पीरबैती 128 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 दुमका, काटीकुंड, गोपीकांद्रा, आमरापाड़ा, बरहेट, साहिबगंज 183। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 हजारीबाग, सिमरिया, बागरामो 59.2। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कोडरमा, जमुआ, टूडी, गोविंदपुर 156। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 हजारीबाग, बड़कागांव, टडवा, मांडू 75। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 डुमरी, गिरिडीह, बंगवाबाड, मधुपुर 153। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। झारखंड से एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरने वाला है। एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग ECAFE संगठन द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया जा रहा है जिसकी लंबाई 63,500 किलोमीटर है वह झारखंड के बरही से होकर गुजरेगा।
नेक्स्ट है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के लंबाई 2680 किलोमीटर है, जो अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता को आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, बेंगलोर, धनुषकोटी, बड़ी को काठमांडू से जोड़ेगा। यह एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, तुर्की से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेल परिवहन। झारखंड में 3 रेलखंड मंडल है, चकधरपुर, रांची, धनबाद। झारखंड सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जो कलकत्ता से रानीगंज के बीच 180 किलोमीटर लंबी थी। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम धनबाद में रेल लाइन मार्ग निर्मित किया गया। तत्पश्चात 1817 ईस्वी में मुख्य रेलवे लाइन बनाया गया, जिसके आवागमन की दृष्टि से आरंभ किया गया। वर्तमान समय में झारखंड के 2 परिक्षेत्र हैं, पूर्वी रेलवे एवं पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। झारखंड में रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, मुरी, घाटशिला इत्यादि रेलवे स्टेशन सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किए गए हैं। झारखंड का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इसके कुछ जिले हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, गुमला, चतरा आदि स्थानों पर रेलवे लाइन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रस्तावित 6 नई रेलवे परियोजना का नाम लंबाई है। रांची, बड़का कान्हा, हजारीबाग, कोडरमा 203 किलोमीटर वर्तमान स्थिति चालू है। रांची लोहरदगा टोरी का विस्तार 113 किलोमीटर चालू है। कोडरमा तिलैया 14 किलोमीटर निर्माणाधीन है। कोडरमा गिरिडीह 111 किलोमीटर निर्माणाधीन है। देवघर दुमका 60 किलोमीटर है जो चालू है। देवघर रामपुर वट 64 किलोमीटर जो निर्माणाधीन है, कुल 565 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जल मार्ग। झारखंड का अधिकांश क्षेत्र पर्वत, पठार, झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का जल प्रवाह मार्ग उबड़ खाबड़ धरातल पर है, जिस कारण यहाँ जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। झारखंड में जल परिवहन के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। झारखंड में नाव साहेबगंज से होकर गुजरने वाली गंगा नदी में चलाई जाती है। वायु परिवहन की बात करें तो झारखंड में सर्वप्रथम वर्ष 1941 में रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे की स्थापना की गई, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह देश का 27वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे में पटना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। झारखंड सरकार द्वारा नगर विमानन क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से देवघर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया। झारखंड के स्थित हवाई अड्डे: बिरसा मुंडा हवाई अड्डे रांची अंतर्राष्ट्रीय है। देवघर हवाई अड्डा देवघर अंतर्राष्ट्रीय है। बोकारो हवाई अड्डा बोकारो निजी क्षेत्र। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर घरेलू। धनबाद हवाई अड्डा धनबाद घरेलू। मैथन हवाई अड्डा मैथन धनबाद घरेलू। सिंधु कान्हू हवाई अड्डा दुमका घरेलू। नेक्स्ट है, झारखंड में संचार तंत्र का विकास। डाक तार सेवा। झारखंड में डाक सर्कल का निर्माण भारतीय डाक विभाग द्वारा वर्ष 2001 में किया गया, जिसमें पिन कोड का प्रथम अंक 8 रूप से प्रयोग किया गया। स्मरण है कि पिन कोड प्रथम अंक विशेष क्षेत्र दर्शाने का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक डाकघर उपलब्ध है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र आज भी इस सेवा से वंचित है। इसके निवारण के लिए भारतीय डाक विभाग के झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई। भारत नेट परियोजना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का प्रथम चरण BSNL द्वारा झारखंड के 7 जिलों हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, साहिबगंज, रांची, बोकारो, रामगढ़ में शुरू किया गया। आकाशवाणी सेवा रेडियो। राज्य का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र रांची है, जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है, जबकि चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी केंद्र है। झारखंड में प्रसारण का प्रमुख साधन आकाशवाणी केंद्र है, जिसके माध्यम से स्थानीय और प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी कार्यक्रम में गानों की फरमाइश के लिए झारखंड की झुमरी तलैया स्थान प्रसिद्ध है। दूरदर्शन प्रणाली टेलीविजन की बात करें, इनसेंट 1B 1983 में प्रक्षेपित करने के बाद झारखंड के रांची शहर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई तथा दूरदर्शन के सीधे प्रसारण के लिए 1984 ईस्वी में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज इत्यादि जगहों पर लघु शक्ति वाले ट्रांसमीटर केंद्रों की स्थापना की गई। राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन केंद्र की स्थापना मेदिनीनगर, डाल्टनगंज में की गई है। झारखंड में सर्वप्रथम 1954 में साहित्यकार राधाकृष्ण के द्वारा वितरित चित्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचार प्रणाली में सुधार हेतु उठाए गए कदम।
ई जिला इसे झारखंड सेवा पोर्टल के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। झारखंड सेवा पोर्टल के अंतर्गत 54 सेवाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु इत्यादि प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर हेल्प डेस्क और रांची में केंद्रीय स्तर पर हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर झारखंड सरकार के अंतर्गत यह सेंटर 1 अगस्त 2016 से कार्य कर रहा है। इसका निर्माण त्रिस्तरीय संरचनात्मक क्लाउड के आधार पर किया गया है। SSDG इसका पूर्ण रूप द स्टेट ई गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी गेटवे है, जिसमें भारत सरकार की सहायता से झारखंड में संचालित किया जा रहा है। वाईफाई योजना यह परियोजना के तहत झारखंड के रांची शहर के लिए वाईफाई सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। पेमेंट गेटवे यह योजना झारखंड सरकार द्वारा कर भुगतान की सुविधा को सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक घर बैठे अपना कर शुल्क अथवा सेवाओं का भुगतान निकटतम प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से कर सकता है। झारखंड में सूचना तकनीक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT। इस परियोजना के तहत कांके प्रखंड के सागा गांव में IIT रांची अस्थायी परिषद बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS और टाटा मोटर्स उद्योग को पार्टनर के रूप में चयनित किया जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड में मेधावी छात्रों को कौशल युक्त IT प्रोफेशनल बनाना है, ताकि ये छात्र आगे चलकर राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसकी स्थापना झारखंड की रांची में वर्ष 2003 में सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नमेंट विभाग द्वारा की गई। झारखंड के द्वारा रिमोट सेंसिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 85 थीमेटिक लेयर का विकास किया गया, जिसका उपयोग झारखंड के विभिन्न विभागों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य एवं परिवर्तन, अपशमन एवं अनुकूल संबंधी विषय। पर्यावरण क्या है? तो इन्वायरमेंटल शब्द फ्रेंच भाषा इन्वायरमेंट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ घिरा हुआ, घेरना। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आसपास मानव, जंतुओं, पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली, जीवन यापक की दशाएं आदि है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण के घटक: जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। अजैविक में स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। जैविक में वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। समान अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, प्रकाश, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समूह के निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्यापक है। यह हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है। हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अनश्वराय संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक संगठनों के सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव प्रक्रिया भी। अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व, उनसे जुड़ी प्रक्रिया आती है: चट्टान, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु तत्व। पर्यावरण से जुड़े विषय। वर्तमान में पर्यावरण से जुड़े विषयों को जैव विविधता, उनका संरक्षण, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव अर्थात पर्यावरणीय प्रदूषण आदि को शामिल किया जाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण की व्यापक प्रभाव जैव विविधता पर पड़ा है। जैव विविधता का अभिप्राय किसी स्थान विशेष में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या और उसके प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता से है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के असंख्य जीव निवास करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे से अनेक रूपों में भिन्न भिन्न होते हुए एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे पर भोजन की निर्भरता एवं जैव विविधता के कारण पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। जितनी अधिक जैव विविधता होगी, उतना ही पर्यावरण से अधिक संतुलन होगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. रोजन ने 1985 ईस्वी में किया था। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। झारखंड पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड की जलवायु तथा उसकी औद्योगिक स्थिति झारखंड को जैव विविधता में काफ़ी धनी राज्य बनाता है। झारखंड के जंगलों में कई तरह के पेड़, औषधीय पौधे, घास, फूल इत्यादि मौजूद है।
प्रमुख जैव विविधता से पूर्ण स्थान पिठोरिया घाटी, नेतरहाट की पहाड़ी, सारडा का जंगल, पारसनाथ की पहाड़ी, दलमा की पहाड़ी है। प्रमुख नदियों में कोयल, दामोदर और स्वर्णरेखा के क्षेत्र में जंगल जैव विविधता में धनी है, लेकिन बढ़ता पर्यावरणीय प्रदूषण जैव विविधता के क्षरण का कारण बनता जा रहा है। झारखंड में पर्यावरण से जुड़े विषय। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार 2015 ईस्वी में 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का वनावरण था, जो क्षेत्र झारखंड के कुल क्षेत्रफल 26.61% था। झारखंड राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु व्यापक पैमाने पर वन रोपण अभियान चलाया जा रहा है। 2014-15 में 5,45,000 वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम मुख्यमंत्री जनवन योजना, अफ्रीकी मूल का कल्पतरु वृक्ष जो चिकित्सीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में इसकी संख्या 9 है, जिसमें 4 रांची में। इस वृक्ष की खासियत अति सूक्ष्म वातावरण के समय जल भंडारण की अत्यधिक क्षमता होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख विलुप्तप्राय प्रजाति। पौधे में से एक मखान कटोरी शिवलिंगम फूल की प्रजाति है, जिसे संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। शिवलिंगम फूल काफ़ी आकर्षण होता है। लाल और सफ़ेद रंग के ये फूल मनमोहक खुशबू बिखेरते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके फूल से आसपास काफ़ी दूर के तक क्षेत्र सुगंधित हो जाता है। देवघर से रूट कवारिया पश्चिमी से लगाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में रुद्राक्ष, हाथी, कुंभी, 16 छाल मेघ के पेड़ों पर रिसर्च किया जा रहा है। मेघ का पेड़ काफ़ी संख्या में पाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या घटती जा रही है। इसके छाल का उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। सखुआ का पेड़ जो झारखंड के प्रमुख वृक्ष है, इसके पेड़ के आसपास पौधे की प्राकृतिक रूप से जैव विविधता में सहयोग मिलता है। पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। एशिया के सबसे घने जंगल सारडा में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट है विलुप्त प्राय होने वाले जीव जंतु। पक्षियों की अनेक प्रजातियों पर्यावरण असंतुलन कारण बन रही है। इस पक्षियों की गिद्ध प्रमुख है। गिद्ध मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, इसलिए प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। गिद्ध की 9 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें IUCN की सूची में 3 प्रजातियाँ विलुप्त कगार पे है। झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जिम्स वेलिक्सिस ये हजारीबाग में पाए जाते हैं। जिम्स एडिक्स यह हजारीबाग में पाए जाते हैं। 1980 के दशक में इनकी संख्या हजारों में थी, परंतु पिछले 28 सालों में इनकी संख्या 97% की कमी आई है, जिसके विलुप्त का मुख्य कारण डाइक्लोफेनक दर्द निवारक दवा है। इसका प्रयोग पशुओं के इलाज में होता है। यह पशु जब मृतप्राय होते हैं, इसके शरीर के अवशेषों को खाकर गिद्ध मर जाते हैं। गिद्धों की संख्या में कमी के दूसरे कारण प्रमुख है पेड़ की कटाई, जिस कारण इनके घोंसले बर्बाद होते हैं और अगली पीढ़ी जन्म नहीं ले पाते। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में गिद्ध को संरक्षण प्राप्त है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी तरह से गिद्ध का नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने से कम 3 से 7 साल की सजा या 25,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकता है। डाइक्लोफेनक दवा का इस्तेमाल भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य PMIS प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, NMIS नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वन एवं इसके आसपास रहने वाले लोगों को वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए वन पट्टा का नियम सरल बनाया जा रहा है। वन विभाग से वन पट्टा प्राप्त करने वाले का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज करने का आदेश दिया है। इसमें पट्टा बनाने वाले को पूरी विवरणी दर्ज रहेगा। ऐसी भूमि का दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि वन भूमि का लगान तय करने का अधिकार सरकार के पास है। जंगलों के विस्तार और वृक्षारोपण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को इलाके में भ्रमण कर रिपोर्ट देने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इसी काम के लिए NMIS PMIS एप्लीकेशन उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना 2015 यह निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ काष्ठ प्रजाति की 445 पौधे और फलदार प्रजाति के 160 पौधे के रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे 1 एकड़ समतुल्य माना जाएगा। लाभुक के लिए वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा 1 एकड़
और अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी। प्रोत्साहन स्वरूप वृक्षारोपण एवं इसके रख रखाव के लिए व्यय के 75% अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015। इस योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पारसनाथ, गिरिडीह, कैनरी हिल, हजारीबाग, फासिल पार्क, साहेबगंज, त्रिकुट पर्वत, देवघर, पलामू ब्याग परियोजना, लातेहार, तिलैया डैम, कोडरमा, नेतरहाट, लातेहार, दलमागंज अभ्यारण्य, जमशेदपुर। नेक्स्ट है मूलभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी और व्यवस्था, पर्यटकों के ठहरने हेतु आवासीय सुविधाएं, मनोरंजन हेतु साधन विकसित करना, वन पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों का प्रशिक्षित करना। डोभा निर्माण, पूरे राज्य में 6 लाख डोभा निर्माण करना है। 2016 में मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण की कार्य प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जल स्रोतों को प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है। जून 2016 तक 30% डोभा निर्मित हो चुके हैं। डोभा का आकार कृषक भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार होगा। कृषक की खेत की आवश्यकता अनुसार यह आकार 20x20x10 10 तथा 30x30x10 हो सकता है। 2016-17 में डोभा निर्माण में 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के तहत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है। यह योजना के लिए 2015-16 में 2019-20 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके तहत झारखंड में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जलाच्छादन का कार्य किया जा रहा है। राज्य में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होने के कारण वर्षा जल 70% भूमिगत हो जाता है। राज्य में सिंचित भूमि का प्रतिशत 12.01% है, अतः 88% भूमि पर वर्षा जल का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए जलच्छादन विधि से राइज टू वैली अप्रोच के माध्यम से जल एवं भूमि का संरक्षण आवश्यक है। अभी तक 24 जिलों में 117 क्लस्टर, कुल 927 माइक्रो वाटर शेड एवं 6.20 लाख हेक्टेयर भूमि पर जलच्छादन का कार्य किया जा रहा है। देश में झारखंड का पहला राज्य है जहां जलच्छादन विषय पर डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम झारखंड राज्य जलच्छादन मिशन के सहयोग से इग्नू द्वारा संचालित किया जा रहा है। समेकित जलच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम नवंबर 2016 ईस्वी से योजना के अंतर्गत 57 से 44 वर्षा जलच्छादन योजना प्रारंभ किया जा चुका है। यह 5 वर्षों का कार्यक्रम है। विश्व बैंक एवं राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में निरांचल राष्ट्रीय जलच्छादन योजना द्वारा राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत बनाना है। 2 जिलों रांची एवं धनबाद में शहरी जलच्छादन कार्य के लिए पायलट परियोजना चलाई जा रही है। जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी JICA उद्देश्य बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रोडीप नामक योजना 30 प्रखंडों से प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत जापान सरकार 282.20 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। नेक्स्ट है झारखंड में वनीकरण हेतु कार्य। झारखंड में वन से वसूलीकरण के लिए 33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वन विकास परियोजना कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 17.87 करोड़ ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड राज्य की शहरी क्षेत्र में पर्यावरण एवं संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करने से उद्देश्य से छोटे मनोरंजन उद्यान आदि का निर्माण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों की लाह की खेती और स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परंपरागत लाह उत्पादन क्षेत्रों का चिन्हित जिला रांची, खूंटी व पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पलामू, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, देवघर आदि 1750 संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,75,000 लाभ पोषक वृक्षों पर लाह की खेती वर्ष 2014-15 में की गई, जिसमें 17,500 परिवारों की लाह की खेती से जोड़ा गया है। कैंपा के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में वन भूमि में 8867.38 हेक्टेयर कुल 1,44,03,508 पौधे रोपित किए गए हैं तथा 36,000 सैम्पियन वृक्षारोपण किया गया है। काम्पा कंपेंसेटरी एफोर्डेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण गठन 2002 में ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन किया गया। 2 जुलाई 2009 में राज्य कैंपा का गठन किया गया। कैंपा कृषि संबंधित कैंपा कानून 2016 ईस्वी में संसद द्वारा पारित किया गया। वन बंधु योजना
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ की राशि स्वीकृति प्रदान की गई। पाकुड़ जिले में लिट्टीपारा प्रखंड को पायलट प्रखंड के रूप में चयन किया गया, जिसमें आवश्यक मानव संपदा कार्यालय संरचना, जल संचय संरचना के अंतर्गत नया तालाब एवं चेक डैम और स्वास्थ्य क्षेत्र, आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस कार्य योजनाएं शामिल की गई है, जिसके अगले 6 माह में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी जो वर्ष 2006 से पूर्व वनों में निवास कर रहे एवं जीवन यापन हेतु वनोत्पाद पर निर्भर है, वन भूमि का पट्टा वितरण किया जाता है। कचरे के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के कार्य पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों में प्रमुख कारण महानगरों और नगरों को निकालने वाला कचरा सॉलिड वेस्ट है, अतः कचरा प्रबंधन पर्यावरण संतुलित को लिए आवश्यक हो गया। झारखंड में रांची, धनबाद, चाकुलिया और पाकुड़ में पीपीपी मोड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की मंजूरी सरकार द्वारा हो गई। रांची नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 2016-17 में 269.67 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रमुख घटक माना गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2015 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में कचरे का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थापन करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना है। इसी उद्देश्य से रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था का काम अगले 25 वर्ष तक के लिए निजी कंपनी एक्सेल इंफ्रा सौंपा गया है। एक्सेल इंफ्रा का ज्वाइंट वेंचर जापानी कंपनी हिताची रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाएगी। परीक्षा उपयोगी तत्व देखें। पर्यावरण से जुड़े दिवस: विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। प्रमुख पर्यावरण से जुड़े व्यक्तित्व: ईपी ओडम, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास विज्ञान के जनक; रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया; डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी के जनक; डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, विश्व की हरित क्रांति के जन्मदाता; डॉक्टर सलीम अली, ये पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे; सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के जन्मदाता; पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक में चिपको एप्लिंग्स आंदोलन के नेतृत्वकर्ता; डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक; डॉक्टर वर्गीस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति दूध क्रांति के जनक; बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता; मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता; रिचर्ड सेंट बॉब बेकर, इसे वृक्ष मानव कहा जाता है; कैलाश सांकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया; सिमोन उरांव, झारखंड वाटर मैन ऑफ झारखंड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, झारखंड में प्रदूषण, कारण और परिणाम। कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ जो वायु, भूमि और पानी में पाए जाते हैं, जिनके कारण जीवित प्राणियों और पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण हानिकारक गैसों, द्रवों और अन्य खतरनाक पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है। प्रदूषण के कारण कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मिट्टी, हवा अशुद्ध, प्रदूषक, दूषित और खतरनाक पदार्थ के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जो पर्यावरण के अनुपयुक्त असुरक्षित कर देते हैं। प्रदूषण के प्रकार: वायु के प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। राज्य में वायु प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव: यह हानिकारक धुएं और रसायनों जैसे विभिन्न प्रदूषकों के साथ मिलाकर प्राकृतिक हवा संदूषण है। इस प्रकार के संदूषण पदार्थों को जलने या से वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों या उद्योगों के उत्पाद के रूप में निकलने वाले हानिकारक धुएं के कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को वायु प्रदूषण के सबसे बड़े दुष्प्रभाव में एक माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस और धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधे के जलने से, कोयले के जलने और तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। जलवायु: ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न गैस जलवाष्प SO2,
वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशु और पक्षियों की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रव का कमजोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती है। लंबे समय के बाद उनमें जननिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है, आंखों में जलन होती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो हमें सूरज के आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, आनुवंशिकी तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता, जो हानिकारक है। झारखंड में वायु प्रदूषण के प्रभाव। झारखंड में खनिजों के उत्खनन का अवैज्ञानिक स्वरूप, बढ़ता शहरीकरण, निजी परिवहन का प्रयोग आदि विषय वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। हाल ही में ग्रीन पीस रिपोर्ट सर्वे में देश में सर्वाधिक वायु प्रदूषण शहर के रूप में झरिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जो झारखंड में प्रदूषण के बढ़ते मात्रा को लेकर सजग होने का संकेत देता है। बड़े शहरों में धनबाद, रांची, बोकारो और रामगढ़ जैसे शहर वायु प्रदूषण के उच्च प्रभाव से ग्रसित है। शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका के शोध संस्थान एपिक द्वारा तैयार वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के नए विश्लेषण के अनुसार वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण झारखंड के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में औसत 4.4 वर्ष कम हो रही है। देशों में मेट्रो शहरों की तरह झारखंड की वायु भी जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार रांची, गोड्डा, कोडरमा के लोग अपने औसत जीवन के लगभग 5 वर्ष अधिक जी सकते हैं, अगर वायु की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। राजधानी रांची समेत झारखंड के अन्य जिले और शहर के लोगों का जीवन काल भी घट रहा है। वे बीमार जीवन जी रहे हैं। गोड्डा के लोगों का जीवन काल 5 वर्ष घट गया है। इसी तरह कोडरमा, साहबगंज, बोकारो, पलामू और धनबाद भी सूची के पीछे नहीं है। यहाँ के लोगों की जीवन काल क्रमशः 4.9 वर्ष, 4.8 वर्ष, 4.8 वर्ष, 4.7 वर्ष और 4.7 वर्ष तक घट गया है। यहाँ के लोग जीवन काल इतना ही बढ़ जाता है कि अगर लोग स्वच्छ और सुरक्षित हवा में सांस लेते। नेक्स्ट है, उनकी जीवन प्रत्याशा की उम्र बढ़ सकती है अगर यहाँ के वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म तत्वों और धूल कणों की सघनता 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक सीमित हो। SQLI के आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची के लोग 4.1 वर्ष से ज़्यादा जी सकते हैं, अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों का हासिल कर लिया जाए। झारखंड में जिलों में वायु प्रदूषण के कारण कम हुए जीवन काल के आंकड़े। गोड्डा में WHO का मानक 10 है। जीवन काल प्रत्याशा 2016 का नुकसान 5.03, जीवन काल का नुकसान 1998 में 2.17। कोडरमा का मानक 10, जीवन प्रत्याशा 4.94, जीवन काल का नुकसान 2.42। साहबगंज का मानक 10, जीवन प्रत्याशा 4.86, जीवन काल का नुकसान 2.19। नेक्स्ट है, बोकारो का 10 WHO मानक है, जीवन प्रत्याशा 4.84 है, जीवन काल का नुकसान 2.46 है। पलामू 10 है WHO के अनुसार, जीवन प्रत्याशा 2016 में 4.78, नुकसान है 1998 में 2.08। धनबाद में WHO का मानक 10 है, जीवन प्रत्याशा का नुकसान 4.71, जीवन काल का नुकसान 2.21। चतरा का 10 है, जीवन का नुकसान 2016 में 4.66, जीवन काल का नुकसान 2.01 है। गिरिडीह का WHO 10 है, जीवन प्रत्याशा का नुकसान 4.65 है, जीवन काल का नुकसान 2.23 है। देवघर का 10 है, नुकसान में 2016 में 4.62, जीवन काल का नुकसान 1.87 है। इस प्रकार हम देखते हैं रांची में वायु प्रदूषण 176% अंक पहुंचा। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB ने दिवाली की रात बिरसा चौक पर वायु प्रदूषण की जांच कराई। दिवाली के दिन वायु के PM10 सूक्ष्म धूलकण की औसत मात्रा मानक 175.96% अधिक पहुंच गई। इस स्तर पर सांस, फेफड़े, एलर्जी रोगियों को परेशानी बढ़ने लगती। दूसरी ओर PM 2.5 अति सूक्ष्म धूलकण की निर्धारित सीमा 95.08% अधिक रिकॉर्ड किया गया। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें। धूल से कणों से होने वाले रोग।
धूल के प्रकार हैं धूलि जनित रोग, कोयला धूल कण, एंथ्राकोसिस रोग, सिलिकोसिस रोग, एस्बेस्टोसिस रोग, लौह कण, सिरोसिस रोग, गन्ने की धूल, बेगासोसिस रोग, कपास की धूल, बिसिनोसिस रोग, अनाज की धूल, कृषक फूफुंस, तंबाकू, टोबेकोसिस रोग। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव। पृथ्वी पर पानी का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण में जीवन रसायन कण जैसे प्रदूषणों द्वारा जल का संदूषण किया जाता है जो पानी की शुद्धता को कम करता है। जल प्रदूषण के कारण मानव मल का नदियों नहरों आदि में विसर्जन, सफाई और सीवर के उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे और गंदे पानी की नदियों और नहरों में विसर्जन, सफाई और सीवर का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे और गंदे पानी का नदियों का नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों और खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन, गंदे नालों सीवरों के पानी के नदियों में छोड़ा जाना, कच्चा पेट्रोल कुओं में निकालते समय जल में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है, समुद्री जानवरों और मछलियों आदि की हानि पहुंचाता है अतः खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के प्रभाव। इससे मनुष्य, पशु और पक्षियों के स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती है। इससे विभिन्न जीव और वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर पानी की प्रदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीव जल घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषण तत्व पौधे में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा उनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कूड़ा कचरा समुद्र में डाल दिया जा रहा है। नदियों में भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे डालकर प्रदूषित कर रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यदि भूमध्य सागर में कूड़ा कचरा समुद्र में डालना बंद कर दिया गया तो डॉल्फिन और टूना जैसी सुंदर मछलियों का यह सागर भी कब्रगाह बन जाएगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्रायः क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकेल एवं पारा आदि विषैली पदार्थ से युक्त होते हैं। यदि यह जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए तो गंभीर बीमारियां का कारण बन जाता है जिससे अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना, श्वसन क्रिया आदि विकार शामिल है। जब यह जल कपड़ा धोने और नहाने के लिए नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। झारखंड में जल प्रदूषण का प्रभाव। राज्य में जल प्रदूषण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की उच्च क्षमता प्राप्त करना एवं जनसंख्या का संकेंद्रण विशिष्ट संसाधन प्राप्त क्षेत्रों में होना निरंतर बढ़ रहा है। झारखंड को मुख्यतः सतही जल प्रदूषण और भौम जल प्रदूषण दोनों के ही रूप में जल प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि भौम जल स्तर में प्रदूषण का मुख्य कारण खनिज का वैज्ञानिक तरीका है। इसका विशेष उदाहरण धनबाद का झरिया क्षेत्र, स्वयं धनबाद शहर आदि है। वहीं औद्योगिक निस्तारण से दामोदर को राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी होने का दर्जा प्रदान किया है। स्वर्णरेखा नदी भी जल प्रदूषण के चपेट में है जबकि राज्य में कई नदियों को शहरी विकास के ने अपने में समा लिया जिससे परितंत्र को नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए रांची का हरमू नदी जो कभी मध्य आकार की नहीं थी नदी थी परंतु वर्तमान में शहरी बड़ी नालों में बदल चुकी है। राज्य में पाट क्षेत्र रांची, हजारीबाग पठार के किनारे सहारे कई जल प्रपातों का निर्माण होता है जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है परंतु पर्यटकों के द्वारा इन जल प्रपातों के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना इन जल प्रपातों की आयु पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। अतः इस पर अवसंरचनात्मक रूप से कार्य करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की नदियों में प्रदूषण की स्थिति। झारखंड में दामोदर नदी प्रदूषण। इस नदी के किनारे लगभग सभी प्रकार के प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग अवस्थित है। लगभग 130 मीटर लीटर औद्योगिक अपशिष्ट के 65 मिलियन लीटर
अनुपचारित घरेलू मल जल प्रतिदिन दामोदर नदी को प्रदूषित कर रही है। दामोदर नदी के क्षेत्र में किए गए अध्ययन के अनुसार केवल कोयला दोहनशाला से लगभग 45 टन महीन कोयला प्रतिदिन इस नदी में आता है और ऐसी कई दोहनशालाएं क्षेत्र में अवस्थित है जिसकी वार्षिक स्थापित क्षमता 20.25 मिलियन टन है। दामोदर और उसकी सहायक नदियों में वर्तमान में बड़े पैमाने पर कचरों का जमाव किया जा रहा है जो वर्षा के दिनों में फैलकर नदियों में आ जाता है। फलस्वरूप नदियों का जल एवं भौम जल स्तर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिस कारण निकटवर्ती गांव एवं कस्बों पर जल संकट की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि नलकूप एवं कुआं के जल प्रदूषित होकर सूख जाते हैं। दामोदर घाटी की कोयला में थोड़ी मात्रा में सल्फर और पायराइड्स भी विद्यमान है। दामोदर में लोहे की मात्रा से 1 से 6 mg लीटर है। यदि यह बहुत अधिक नहीं है, किंतु पारितंत्र के लिए इसकी यह मात्रा भी खतरनाक साबित है, क्योंकि जलीय जीव इससे समाप्त होते हैं। सोमनियम की घटना नकारात्मक परिवर्तन आता है। दामोदर नदी में मैग्नीज, क्रोमियम, सीसा, पारा, फ्लोराइड, कैडमियम, तांबा आदि की मात्रा पाई जाती है, जो मुख्यतः इनकी सहायक नदियों के अवसादों द्वारा लाया जाता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र कोयला 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन जैसे उच्च स्तर का मिलना इन छोटे कणों के द्वारा मनुष्यों की कई बीमारियां जन्म दिया जाता है, जिसमें कमजोरी, एनोरेक्सिया, डिस्लेक्सिया, मुंह में धातु का स्वाद, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया आदि मुख्य है। दामोदर के अवसादों को कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी, पोटेशियम का संकेंद्रण है। इन अवसादों में आर्सेनिक, पारा, सीसा, क्रोमियम, तांबा, जिंक, मैग्नीज, लोहा और टाइटेनियम जैसी धातु भी मिलते हैं। धातु आर्सेनिक 0.001 से 0.006 mgl से बीमारी, कैंसर, इस्केमिया, मार्कोकार्डियल। पारा में 0.002 से 0.009 mgl चर्म रोग, श्वसन संबंधी विकार, मिनीमाता। फ्लोराइड से 1 से 3 mgl दांतों को कमजोर होना, हाथ का कमजोर होना, फ्लोरोसिस रोग। नेक्स्ट है उपयुक्त डाटा प्रस्तुत करती है कि झारखंड में दामोदर नदी के आसपास रहने वाले लोग दामोदर से प्रमुख प्रदूषण से काफ़ी प्रभावित है। दामोदर इनकी सहायक नदियों की जल प्रदूषण में की मात्रा उच्च होने के कारण पेयजल के रूप में इन नदियों का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। स्वर्णरेखा नदी में प्रदूषण। स्वर्णरेखा नदी रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम नगरी गांव रानी चूबा नामक स्थान से निकलती है। यह नदी लगभग 28,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपना बेसिन बनाती है। इस नदी के किनारे भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनी टाटा इस्पात निगम लिमिटेड टिस्को बसा हुआ है। सर्वेक्षण में पाया गया कि नगरी से लेकर गालूडी तक नई पाई नदी 5 स्थानों पर काफ़ी प्रदूषित हो गई है। इसका कारण है नगरी से हरीमा डैम, दर्जनों चावल मिल, हरीमा डैम से गोश्तकुल डैम फैक्ट्री, रांची नगर नलिया, गोलसुक डैम, चालिक डैम, मुड़ी एल्युमिनियम कारखाना, चांडिल डैम से गालूडी बराज शहरी कचरा उद्योग, गालूडी बराज से आगे तक शहरी कचरा उद्योग। स्वर्णरेखा नदी रांची से जमशेदपुर तक पहुँचते पहुँचते लगभग सूख जाती है। जमशेदपुर शहर में मानको पुल से नदी जल गुजरने के दौरान बदबू साफ महसूस की जा सकता है, क्योंकि यहाँ जल के सड़ने की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सर्वे के अनुसार जमशेदपुर में इस नदी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD 6.8 mgl है, जबकि यह सामान्य रूप से 3 किलोग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। राज्य में भूमि प्रदूषण के कारण और प्रभाव। भूमि प्रदूषण के अभिप्राय जमीन में जहरीले, अवांछनीय, अनुपयोगी पदार्थों के भूमि से विसर्जित करने से है, क्योंकि इसकी भूमि का निम्नीकरण होता है, मिट्टी का गुणवत्ता प्रभावित होता है। लोगों को भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण कृषि में उर्वरक को रसायनों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक इकाइयों, खानों और खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरा विसर्जन, कागज और चीनी मिल के निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा शोषित नहीं हो पाते, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती, घरों, होटलों, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिमेरिक सीमेंट आदि सम्मिलित है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव। कृषि योग्य भूमि की कमी, भोज्य पदार्थों में स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के हानिकारक।
नेक्स्ट देखते हैं भूस्खलन से होने वाली हानियाँ। जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। झारखंड में भूमि प्रदूषण से प्रभाव। झारखंड प्रदेश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय भूमि pH 5.5 से कम अंतर्गत आती है। यदि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ने वाली जिलों में अम्लीय भूमि की स्थिति देखें तो उत्तरी पूर्वी जोन 4 के अंतर्गत जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 50% से अधिक भूमि अम्लीय समस्या से ग्रसित है। इसी तरह पश्चिमी पठारी जोन 5 में सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा 59 से 72% तक अम्लीय भूमि की समस्या है, जबकि पलामू, गढ़वा और लातेहार में अम्लीय भूमि की क्षेत्रफल 16% से कम है। दक्षिणी पूर्वी जोन 6 में अम्लीय भूमि की समस्या सबसे ज़्यादा है। इस क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले 3 जिले सरायकेला, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में अम्लीय भूमि का क्षेत्रफल 70% के करीब है। इस प्रकार कह सकते हैं झारखंड प्रदेश की मृदा अम्लीयता प्रमुख समस्या है। अम्लीय भूमि की समस्या का प्रभाव गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन फसलों की उपज संतोषप्रद नहीं हो पाती है। मृदा अम्लीयता के कारण अल्मीनियम, मैग्नीज तथा लोहा अधिक घुलनशील हो जाते हैं और पौधे की अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण और उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अम्लीय भूमि की मुख्यतः फास्फेट, सल्फर, कैल्शियम और बोरोन की कमी होती है। अम्लीय भूमि में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण, कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं होता। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की संख्या में कार्यकुशलता में कमी आती है। झारखंड में पोषक तत्वों का वितरण और विवरण। झारखंड में पोषक तत्वों के फास्फोरस और सल्फर की कमी पाई जाती है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 66% भाग फास्फोरस एवं 38% भाग सल्फर की कमी पाई जाती है। पोटेशियम की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र के 51% भाग में निम्न माध्यम से है। नाइट्रोजन की स्थिति 70% भाग निम्न माध्यम से पाई जाती है, जबकि कार्बन का 47% भाग मध्यम स्थिति की पाई जाती है। झारखंड में पोषक तत्व की कमी अवलोकन जिलावार इस प्रकार है, जिसे चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा सल्फर का 60 से 80% की कमी। गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गोड्डा, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम में फास्फोरस 80%। गढ़वा, हजारीबाग, गुमला, देवघर, गोड्डा, रांची, सरायकेला, पाकुड़, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज सल्फर 30 से 58%। अन्य जिले सल्फर में 5 से 25% की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस की कमी से होने वाले नुकसान। फास्फोरस की कमी दलहनी और तिलहनी फसलों की उपज को प्रभावित करती है। फसल विलंब से पकते हैं, बीज और फलों में विकास में कमी आती है। उपाय: जहां फास्फोरस की कमी हो, मिट्टी की जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिंगल सुपर फॉस्फेट SPP या DAP का प्रयोग करना चाहिए। लाल एवं लेटेराइट मिट्टियों में जिसका pH मान 5.5 कम हो, रॉक फॉस्फेट का उपयोग काफ़ी लाभदायक होता है। सल्फर की कमी से होने वाले नुकसान: कीट व्याधि का प्रभाव बढ़ता है, जिससे फसलों की उत्पादकता घटती है। इतना ही नहीं, फसल कई बार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। उपाय: जिन जिलों में सल्फर की कमी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ LSP का प्रयोग कर उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा फास्फोरस जिप्सम का प्रयोग भी सल्फर की कमी को दूर करने में लाभदायक है, क्योंकि दलहनी एवं तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त खाद का प्रयोग लाभदायक होता है। नेक्स्ट है झारखंड में सूक्ष्म पोषण तत्व की स्थिति। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत में 45% बोरान की तत्व की कमी। जिला सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम। 4% कॉपर की कमी। चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग। 7% जिंक की कमी। पाकुड़, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।